हाँ जी, चलिए बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने कल 2 मेथड्स कर लिए थे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लिया था, कैजुअल कॉलर कर लिया था, ठीक है। आज अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे, हमारे पास आ गया ये वाला एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आपका होमवर्क चेक करना बाकी था, नहीं किया? नाम नोट कर लो, ये भी मेरे दूसरे रिश्तेदार हैं, काफ़ी बात होती है इनके घर पे, बच्चे फ़ोन पे ही ब्लॉक लगा देते हैं। इनका छोटा भाई कौन सी क्लास में है? कॉमर्स लेनी है? क्या बात है, क्या बात है, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट। चलिए एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर्स में दी जाती हैं, आपने अगर देखा होगा कि अखबार में एक स्पेशल पेज बना होता है जो जॉब्स के लिए होता है, जिसपे सिर्फ जॉब्स वगैरह की एड्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स। बेटा प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं जैसे सीए की, सीएस की, सीए वालों की वैकेंसीज के लिए एक अलग प्रोफेशनल जर्नल आती है, उसमें गिवन होता है कि सीए के क्या क्या रूल्स आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, और साथ ही उसमें एक सेक्शन होता है जिसमें उनकी वैकेंसीज वगैरह का भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ये तब यूज की जाती हैं कंपनी के द्वारा। कंपनी न्यूज़पेपर में, अखबार में तब ऐड डालती है बेटा जब उनको एक वाइडर चॉइस चाहिए हो, यानी कि वो ये नहीं चाहते कि इंटरव्यू के दिन सिर्फ 10 लोग आए, वो चाहते हैं इंटरव्यू के दिन 100-200 लोग आए, यानी कि ज्यादा चॉइस मिले उन्हें, ठीक है। एडवांटेज क्या है? मैंने 2 एडवांटेजेस लिखे हैं यहाँ पर कि आप न्यूज़पेपर के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो अबाउट द जॉब, ठीक है। प्लस ये अखबार तो देखिए, न्यूज़पेपर तो देखिए हर घर में जाता है ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, एक वाइडर चॉइस कंपनी को मिलेगी। बट एक डिसएडवांटेज भी है, एक नुकसान भी है। नुकसान ये है बेटा कि कई बार जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाता है, फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आ जाता है, और इसमें काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि सूटेबल भी नहीं निकलते। जैसे मान लीजिए अखबार में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ एमबीए किए हुए कैंडिडेट्स ही अपना रिज्यूमे भेजें, लेकिन अब क्या होता है, घर पे कोई बैठा हुआ है, उसकी मम्मी कहती है सारा दिन तू करते बैठा रहता है, ठीक है। अब उसकी डिग्री है बीए, लेकिन वहां एडवर्टीजमेंट क्या आई है? एमबीए, लेकिन वो कहता है लग क्या है जी, ट्राई कर देते हैं। तो अब ऐसे लोग भी जो अनफिट होते हैं फॉर दैट जॉब, वो लोग भी जो हैं अपना एप्लीकेशन सेंड कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं फॉर द वैकेंसी। तो हमने क्या सीखा कि ये कब सूटेबल है? जब बहुत ज्यादा वाइडर चॉइस चाहिए। एडवांटेज क्या है? ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हम जॉब पोजीशन के बारे में, वाइडर चॉइस हमें मिल जाएगी क्योंकि न्यूज़पेपर हर घर जाता है, राइट, हर घर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे रिगार्डिंग द वैकेंसी, दे विल अप्लाई फॉर द जॉब। लेकिन एक नुकसान है, एक डिसएडवांटेज है कि जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाता है, फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसमें से काफी कैंडिडेट्स अनसूटेबल भी निकल के आते हैं, राइट। सो वी आर डन विद दिस पॉइंट, राइट बेटा। नेक्स्ट अप वी हैव कैंपस रिक्रूटमेंट। अब कैंपस रिक्रूटमेंट को अच्छे से स्टडी करते हैं, नाम से ही क्लियर हो गया है, कैंपस यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, यहां पर आएंगे कॉलेज वाले और सिलेक्ट करेंगे सूटेबल कैंडिडेट को। तो बचपन में फिल्म्स देखें, मैं तो बहुत ज्यादा फिल्म्स की शौकीन हूँ, 3 इडियट्स देखी थी। 3 इडियट्स के एंड में राजू रस्तोगी के लिए वहां पर इंटरव्यू होता है, सीन दिखाया जाता है ना। कॉलेज के अंदर आते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वाले, उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। 2 स्टेट्स फिल्म देखी थी? देखी तो है। 2 स्टेट्स फिल्म जो थी जिसमें आलिया भट्ट का इंटरव्यू चल रहा होता है और अर्जुन कपूर बीच में ही आके उसको प्रपोज कर रहा होता है। तो अब ये जो दोनों सीन्स थे, ये आपको फिल्म्स में दिखाया गया था कैंपस रिक्रूटमेंट का। तो अब कैंपस रिक्रूटमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है और इसी प्रैक्टिस का नाम है कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, अक्सर बच्चे कॉलेज चूज करते वक्त यही देखते हैं कि किस कॉलेज में कौन सी कंपनीज आती हैं रिक्रूट करने के लिए फाइनल ईयर के अंदर, ठीक है। तो बेटा ऐसा है, बच्चे कॉलेज जाते हैं, है ना, तो पहले कॉलेज के पहले साल होते हैं, फिर जब आखिरी साल होता है ना कॉलेज का, तब आपके फाइनल पेपर के जस्ट पहले आपके वहां पर आएंगे कंपनीज जो आपके देखेंगे कि पिछले 2 साल में क्या मार्क्स लिए हैं, कौन से कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्ट लिया है, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर वो इंटरव्यू आप क्लियर कर जाते हो तो वो आपको जॉब्स भी ऑफर करेंगे।
तो अक्सर बच्चे ये चीज देखते हैं कि कौन से कॉलेजेस में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और उस हिसाब से वो कॉलेज को चूज करते हैं। तो यही कैंपस रिक्रूटमेंट है बेटा। रिक्रूटमेंट होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। ध्यान से देखेंगे, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट यानी कि एमबीए के कॉलेज, टेक्नोलॉजी यानी कि इंजीनियरिंग वगैरह के कॉलेज हो गए, आईटी के कॉलेज हो गए, ये बड़े पॉपुलर बन चुके हैं एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की तरह। क्योंकि भाई और कहाँ इससे बेटर क्या हो सकता है कि जहां पर बच्चे क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, नई से नई टेक्निक सीख रहे हैं, उन्हीं को जाते ही फाइनल ईयर में आप जो है रिक्रूट करके अपनी कंपनी में ले आओ। अब यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लास्ट पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ना टाई अप कर लेती हैं, टाई अप वर्ड मत भूलना, टाई अप कर लेती हैं, ध्यान दोगे बेटा समीर, टाई अप कर लेती हैं यूनिवर्सिटीज के साथ। वोकेशनल स्कूल्स होते हैं बेटा जहां पर प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो वोकेशनल स्कूल्स और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, और वहां से ये रिक्रूट करते हैं बच्चों को, क्वालिफाइड पर्सोनल को। ठीक है, अब कुछ टाइम तक फाइनल ईयर के अंदर वो बच्चा सुबह तो अपने कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है, लेकिन वो शाम को जाता है फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। तो ये था आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। जल्दी ऑल राइट बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। बेटे ध्यान देंगे सारे बच्चे, अब लिखना बंद कर दो प्लीज। हाँ जी, इधर देखो बेटा, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार ध्यान से सोचो, मान लो कि आप सब एक कंपनी में काम करते हो और आपके बॉस ने आपको बोला है कि हमारे पास एक वैकेंसी अराइज हुई है, किसी का कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई किसी को जानता हो तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। और आप बॉस के पास जाते हो और बताते हो कि हाँ जी मेरा एक कज़न ब्रदर है, ठीक है। तो वही जो है, ये जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बन गया, इसी को कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो सिर्फ आप अपने एम्प्लॉय से नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन नहीं ले सकते, आप एम्प्लॉयज़ की भी रिकमेंडेशन ले सकते हो। ध्यान से देखोगे कैसे, पहला देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या एप्लीकेंट्स जिनको इंट्रोड्यूस कौन करवाते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ये बन के निकलते हैं बहुत ही अच्छा गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखोगे इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, ये अच्छे सोर्स क्यों बन के आते हैं, क्योंकि दे प्रूव टू बी गुड एम्प्लॉयज बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन, है ना, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कहीं हद तक हमें पता होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरी स्टूडेंट है मान्या, है ना, अब मान्या मेरे को बोलती है मैम कल से आपके पास एक और स्टूडेंट पढ़ने आएगी, तो मैं काफ़ी हद तक उस स्टूडेंट को जानती होंगी बिकॉज वो मान्या बोली कि वो मेरी कज़न सिस्टर है अगर, तो अब मैं मान्या को जानती हूँ, उसके पेरेंट्स को जानती हूँ, तो एक तरीके से मुझे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता है जो इसकी कज़न सिस्टर आएगी उसका। या बोले मान्या कि मैम मेरी स्कूलमेट है वो आएगी, तो मुझे ऑलरेडी पता होगा कि वो कौन से स्कूल की है, मैं उसका कुछ ना कुछ हद तक मैं उसको समझ सकती हूँ, मैं मान्या से पूछ सकती हूँ कि वो पढ़ने में कैसी है। तो इसी तरीके से जो एक बॉस है वो भी अपने एम्प्लॉय से पूछेगा कि ये जो तेरा फ्रेंड आ रहा है, जो तेरा कज़न ब्रदर आ रहा है, या जो एप्लीकेंट आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, इसके बारे में काफ़ी सारी बैकग्राउंड की नॉलेज जो है आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ले सकते हो, है ना। और उसके बाद आप देखिए थर्ड, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस। अब भैया ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगी सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। अभी हम रिक्रूटमेंट पे हैं, ठीक है, इसके बाद हमने सिलेक्शन प्रोसेस करना है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ते टाइम हमें क्या पता चलेगा, इसके नीचे जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग किसको बोलते हैं, ये वो स्टेज है जिसमें हम सारे अनफिट जॉब सीकर्स को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि अगर हमें क्वालिफिकेशन एमबीए चाहिए तो जिनकी क्वालिफिकेशन एमबीए नहीं है हम उनकी एप्लीकेशंस को बाहर निकाल देंगे। अगर हमें मेल कैंडिडेट चाहिए तो हम फीमेल कैंडिडेट्स की अगर कोई लिस्ट है तो हम उसको साइड कर देंगे, या अगर हमें फीमेल कैंडिडेट चाहिए तो हम मेल कैंडिडेट्स की लिस्ट को साइड कर देंगे। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है जितने भी लोग जॉब के लायक नहीं हैं, अनफिट हैं, हमारी रिक्वायरमेंट से मेल नहीं खाते हैं, उनकी एप्लीकेशन को उठा के साइड कर देना। लेकिन क्या रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ये स्टेप करने की जरूरत है? नहीं। अरे क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय है वो तो हमारे लिए वही कैंडिडेट लाएगा ना जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, बिकॉज उसको ऑलरेडी पता है कि हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए। तो एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। व्हाई, हाउ? बिकॉज प्रेजेंट एम्प्लॉय नोज बोथ
जो हमारा एम्प्लॉय है वो दोनों को जानता है, वो कैंडिडेट को भी जानता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को भी जानता है। वो कैंडिडेट को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि भी मैं तेरे को तेरे लायक ही जॉब दिलवा रहा हूं, और वो ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि जैसा कैंडिडेट आप ढूंढ रहे हैं मैं भी वैसा कैंडिडेट आपको ला कर दे रहा हूं। तो इसीलिए ये क्या होता है, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने क्या बोला कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या एप्लीकेंट्स जो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज द्वारा, वो बड़े अच्छे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। रीजन क्या है इस चीज का? बिकॉज उनका बैकग्राउंड काफी हद तक हमें पता होता है। और एक और रीजन भी है, क्योंकि एक ऑटोमेटिकली प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो जाती है, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो दोनों को जानता है, कंपनी को भी और एम्प्लॉय को भी, और वो दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। तो चल, ऑल राइट गाइज, नाउ वी आर ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हिंदी में बोलते हैं ठेकेदार। ठेकेदार वर्ड सुना है कभी आपने? ठीक है, तो अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है, ये भाई साहब जो है, मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग की, देखो टोपी भी बनाई है मैंने आज। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो मेंटेन करता है क्लोज रिलेशंस। ठीक है यार, नहीं आती किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट, आई विल टेक आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस, बट अभी हम इसी से काम चलाते हैं। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मेंटेन करता है क्लोज रिलेशंस विद लेबरर्स, बहुत सारे लेबरर्स के साथ, वर्कर्स के साथ उसके क्लोज रिलेशंस होते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेज ये है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमें लेबर प्रोवाइड करता है, लार्ज नंबर में लेबर प्रोवाइड करता है, इवन एट अ शॉर्ट नोटिस। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, जिससे मुझे बचपन की कहानी याद आ जाती है। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो जो ठेकेदार अंकल थे उनकी पापा जी से लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद हमारी कंस्ट्रक्शन रुक गई थी क्योंकि वो सारी वर्कर लेके चले गए थे। फिर उसके बाद डैडी जी ने उनको बुलाया, तो फिर वो वापस आए, फिर कंस्ट्रक्शन चालू हो गई। तो ये होती है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कि इसका डिसएडवांटेज है ये कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपसे नाराज़ हो जाता है तो फिर क्या होगा, सारे वर्कर्स भी उनके साथ चले जाएंगे टाटा बाय बाय बोलकर। ठीक है, अब आपको केस स्टडी कैसी आएगी पेपर में, मैं वो बहुत अच्छे से अगर आपको समझा दूंगी तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास केस स्टडी आती है कि हर्षित जो है वो ABC ग्रुप का जो है मैनेजर है, और हर्षित ने जो है बुलाया है वासु को। वासु जो कि एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। अब वासु आता है बहुत सारी लेबर को लेकर अपने साथ में। अब यहाँ पर क्या होता है कि वासु का उसके साथ झगड़ा हो जाता है, नीचे पूछा होता है कि डिसएडवांटेज बताओ, एडवांटेज बताओ। अब एक और केस स्टडी है। अब दूसरी केस स्टडी क्या होती है कि अब आप एक कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है, आपको दिवाली का ऑर्डर आया है एक बहुत बड़ा, जैसे कि 1000 प्लेट्स बनाने का ऑर्डर आया है, लेकिन जितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उतने आपके पास है नहीं। तो बताइए अब आप क्या करेंगे? अब आप किसको हायर करेंगे? आंसर में आप क्या लिखेंगे? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। मुझे एक बात बताओ, वर्कर्स, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर करने के लिए तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी यूज कर सकते हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का क्या फायदा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगा देंगे, उससे बेटर लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास शॉर्ट पीरियड है और उसमें हमें वर्कर्स चाहिए तो हमें किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा? लेबर कॉन्ट्रैक्टर को। आज अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वेब पब्लिशिंग। ठीक है, आपने www.shadi.com के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अभी आपको शादी नहीं करानी है, अभी आप अंडर एज हैं, इसलिए अभी पहले आप पढ़ाई कीजिए, नौकरी चाहिए आपको, तो पहले नौकरी की बात करते हैं। तो www.naukri.com, www.jobstreet.com, ये दो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको जॉब्स मिल सकती हैं। तो इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर सोर्स बन गया है, कॉमन सोर्स बन गया है रिक्रूटमेंट का। कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं स्पेशली इसीलिए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके जॉब सीकर्स और जॉब ओपनिंग्स के बारे में। यानी कि आप बच्चे क्या कर सकते हो, आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो कि मेरा नाम कविश है, मैंने क्वालिफिकेशन की है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, मेरी एक्सपर्टीज इस एरिया में है। अब कंपनीज अपनी वैकेंसी डालते हैं, ठीक है, कंपनी में वैकेंसी निकली है किसी भी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो, या आपको खुद भी कंपनी से कॉल आ सकते हैं। और इसी तरीके से जो है जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स जो हैं आपस में ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है उनको कम्युनिकेट करने के लिए। तो मैं दोबारा बता देती हूँ, इंटरनेट जो है इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और यहाँ पर हमने क्या बोला, कुछ वेबसाइट्स हैं जो स्पेशली इसी पर्पस के लिए डिजाइन की गई हैं। एग्जाम्पल देना मत भूलना, बिना एग्जाम्पल के मार्क्स